और खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज चौथा दिन है, मतलब लगातार 4 दिनों से यूक्रेन रूसी अटैक में तबाह और बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन ताकतवर रूस का मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य मदद कर रहे हैं और रूस पर कई प्रतिबंधों का सिलसिला लगातार जारी है, जिनसे रूस की दिक्कतें बढ़ना तय है। रूस के घातक हमलों में यूक्रेन में तबाही का मंजर है। रूस की घातक मिसाइलें चारों तरफ से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमला बोल रही हैं। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का हमला जारी है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में 198 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 33 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1115 लोग घायल हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना दाखिल हो चुकी है। वहां उन्होंने सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट पर कब्जा जमा लिया है। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी कब्जे की तैयारी में है। रूस ने यूक्रेन के नोवा काखोवका पर भी कब्जा कर लिया है। तनावपूर्ण हालात के बीच सुरक्षा कारणों से कीव में सभी लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। एयर रेड सायरन बज रहे हैं। लोग बेसमेंट बंकर में शरण ले रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल अटैक के कई वीडियो सामने आए, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह रूसी मिसाइल यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन में मिसाइल से हमले के बाद 4 मंजिला इमारत जलती हुई दिख रही है। इसी तस्वीर को शेयर करते हुए यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर यूक्रेन पर पुतिन के हमले की तुलना अमेरिका में हुए 9/11 के हमले से कर दी। इधर राजधानी कीव के बाहर यूक्रेन ने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी है। यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से लड़ रहे चेचन स्पेशल फोर्स के टॉप जनरल को मार गिराया। रूसी हमले की वजह से चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के पास रेडिएशन का खतरा 20 गुना बढ़ गया है। इस इलाके में रूसी फोर्स के मूवमेंट में रेडियो एक्टिव धूल चारों तरफ फैल गई है। चेरनोबिल में प्लांट पर कब्जे के बाद रूसी आर्मी अब एक और न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की कोशिश में है। देखिए, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि किसी देश की संप्रभुता और अखंडता पर कोई हमला नहीं होना चाहिए और भारत उस पर चिंतित भी है। जिस तरीके से रूस ने एक तरफा कार्रवाई की है यूक्रेन में, और यूक्रेन की तरफ से भी उनके राष्ट्रपति ने कहा है कि हम रूस के साथ मिलकर बैठ के वार्ता करने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि वार्ता होनी चाहिए। बगैर वार्ता के इन सब समस्याओं का कोई समाधान होता नहीं है और रूस और जल्दी यूक्रेन दोनों बैठे और तुरंत वार्ता के माध्यम से इस समस्या का सुलझाव करें और रूस को अपनी सेनाओं को तुरंत यूक्रेन से वापस बुलाएं। हमले और तेज किए जाएंगे। इधर रूसी हमले के बाद यूक्रेन के वासिल्कीव शहर में तेल डिपो में आग लग गई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी पोलैंड, मोल्दोवा और रोमानिया पहुंच चुके हैं। यूक्रेन ने रूस और बेलारूस के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है। यूक्रेन में भीषण तबाही का आलम है। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं तो कई गंभीर रूप से घायल हैं। यूक्रेन में नागरिकों पर हमले के साथ सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर लोगों की आंखें भी नम हो जा रही हैं। रूस में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस अब तक यूक्रेन पर 250 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस ने दावा किया है कि उसने 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है।
14 सैन्य हवाई क्षेत्र, 19 कमांड पोस्ट, 24 S-30 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 48 रडार स्टेशन बर्बाद कर दिए। यूक्रेन ने भी युद्ध में रूस को भारी नुकसान का दावा किया है। रूस के 16 विमान, 14 हेलीकॉप्टर, 102 टैंक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने की बात कही गई है। वही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन इन सब चिंताओं को दरकिनार करते हुए लगातार यूक्रेन को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से कुछ नए प्रतिबंध रूस पर लगा दिए और रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इधर जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार, 500 स्टिंगर मिसाइल भेजेगा। साथ ही जर्मनी ने रूसी विमान के लिए अपने एयर स्पेस में एंट्री बंद कर दी। वहीं फ्रांस ने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो की सहायता और मिलिट्री इक्विपमेंट भेजने की पेशकश की है। ब्रिटेन में पुतिन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने रूस को पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया है, तो यूरोपीय यूनियन ने पुतिन की यूरोप में मौजूद सभी संपत्तियों को जब्त करने पर सहमति बना दी है। भारत सरकार ने भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से शांति की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है। इन सब के बीच कई देशों ने यूक्रेन को मदद की पेशकश की है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत 28 देशों ने यूक्रेन को मेडिकल सप्लाई के साथ सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज चौथा दिन रहा। आज पूरे दिन यूक्रेन में गोलीबारी होती रही, लेकिन एक राहत वाली खबर भी सामने आई। रूस ने बातचीत के लिए हाथ बढ़ा दिया है। रूस के अचानक हृदय परिवर्तन के पीछे भारत की कोशिशों का भी असर माना जा रहा है, क्योंकि जब पीएम मोदी ने पुतिन से बात की थी तब बातचीत के जरिए ही विवाद सुलझाने का सुझाव दिया था। हालांकि पहले रूस की बातचीत के ऑफर को यूक्रेन ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब बैठक पर सहमति बन गई है। यानी कि भारत की शांति संदेश रूस और यूक्रेन दोनों को समझ में आ गया है। भारत का शांति फलसफा व्लादिमीर पुतिन को जचा। रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। जंग की इस घड़ी में जहां बाकी पूरी दुनिया मात्र दर्शक बनकर रह गई, मगर महायुद्ध को रोकने के लिए भारत की कोशिशों का असर होता दिखाई दे रहा है। और ये दावा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार रूस बातचीत के संकेत दे रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों से भारत के अच्छे संबंध हैं और यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो युद्ध में आमने सामने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं। पीएम मोदी ने 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। पूरी बातचीत में पीएम मोदी ने रूस को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की सलाह दी थी और यही सलाह पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी दी। 26 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत में पीएम मोदी ने यूक्रेन के जन धन के नुकसान पर अफसोस भी जाहिर किया था। साफ है कि पीएम मोदी ने दोनों देशों को शांति का संदेश अब दिया था, जिसका असर अब दिखना शुरू हो गया। इज्जत, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है, सारी दुनिया में बढ़ी है। मेरे बहनों भाइयों, पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया गंभीरता पूर्वक हमारी बातों को सुनती नहीं थी। भारत कमजोर है, यह क्या कर लेगा, बोलने दीजिए, कोई हमारी बात सुनता नहीं था। लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। बहनों भाइयों, यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। अब यूक्रेन की जो घटना हुई है, हम लोग चाहते हैं शांति किसी तरीके से कायम हो, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जो भूमिका निभा रहे हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है, भारत सदैव से शांति का पुजारी रहा है। और भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है,
न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से ये पहला मौका है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बिना किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा। इससे पहले जब रूस ने बातचीत का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे भारी भरकम शर्त लगाई थी। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करने पर ही बातचीत करने की बात कही थी, लेकिन यूक्रेन ने रूस की शर्त नहीं मानी और इसके साइड इफेक्ट की गवाह पूरी दुनिया बन गई। अब एक बार फिर बातचीत का मुद्दा उठा है तो इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रशिया के लोग नहीं चाहते कि युद्ध कंटिन्यू हो। रशिया के लोग ये कह रहे हैं युद्ध को बंद किया जाए और साफ तौर पे पुतिन को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करो। ऐसे में पुतिन के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है बट टू सीक अ फेस सेविंग डिवाइस एंड बातचीत में करें। रूस और यूक्रेन का विवाद नया नहीं है। बीते 8 सालों के अंदर ही अंदर रूस सुलगता रहा और जब यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश होने लगी तो रूस ने सबसे बड़ा फैसला कर लिया। रूस ने कूटनीतिक रूप से पहले 2 अलगाववादी प्रांत लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इसके खिलाफ यूक्रेन आवाज ना उठा पाए, इसलिए 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस के इस कदम को मिन्स्क समझौते का उल्लंघन माना जा रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर मिन्स्क समझौता था क्या। फरवरी 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस के नेताओं की मौजूदगी में मिन्स्क समझौता किया गया था। समझौते के तहत उन इलाकों में शांति बहाल करने के कदम उठाए जाने थे जिन पर रूस समर्थक अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया था। इस समझौते के बाद यूक्रेन ने डोनबास इलाके में अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के नाम से जाने जाने लगे। इन समझौते के बाद से यूक्रेन की सरकार कहने लगी कि अलगाववादियों को भड़का कर रूस ने एक तरह से इन इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस और यूक्रेन में संधि कराने की कोशिश लगातार जारी है, जिसमें भारत अहम भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें भी रंग ला रही हैं, क्योंकि भारत शांति का पक्षधर है और इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 4 दिनों से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की स्थिति में दुनिया जो है नजरें टिकाए हुए हैं और देखना यह दिलचस्प है कि यूक्रेन की मदद कौन कौन से लोग कर रहे हैं। अमेरिका ने 600 बिलियन माफ कीजिएगा मिलियन डॉलर दिया है यूक्रेन की मदद के लिए। फ्रांस ने 300 मिलियन यूरो और मिलिट्री इक्विपमेंट देने का वादा किया है। तो एक तरीके से देख सकते हैं रूस के खिलाफ जो देश हैं वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। नीदरलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल देने का वादा कर चुका है। यूनाइटेड किंगडम 100 मिलियन पाउंड की मदद करने के लिए राजी हुआ है। 22,000 जवानों को ट्रेनिंग भी देने की बात कही जा रही है। जर्मनी की अगर हम बात करें, इससे आगे बढ़े, यूनाइटेड किंगडम से आगे बढ़े तो जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी ने 1000 टैंक रोधी हथियार और 500 स्टिंगर मिसाइल देने का वादा किया है। चेक रिपब्लिक की बात करें तो 85 लाख डॉलर का सैन्य सामान और हल्के हथियार देने का वादा किया है और दिया जा रहा है यह हथियार। तो यूक्रेन की मदद की जा रही है, लेकिन यूक्रेन में तबाही भी लगातार देखने को मिल रही है। तो नुकसान कितना किसको हुआ है यह भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि नुकसान हमने पहुंचाया है। तो देखिए, दो तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन का दावा क्या है? यूक्रेन दावा कर रहा है कि 536 रूसी आर्म्ड व्हीकल बर्बाद हमने कर दिए हैं, रूस के 102 टैंक बर्बाद कर दिए हैं। आप लगातार देखेंगे दोनों तरफ जो दावे किए जा रहे हैं उनको आप समझिए। करीब 3,500 रूसी सैनिक मार गिराए। तीसरे दिन तक का ही कहा गया था यूक्रेन की तरफ से कि 3,500 सैनिकों को हमने मार गिराया है। 14 रूसी फाइटर जेट भी हमने गिरा दिए, 8 रूसी अटैक हेलीकॉप्टर को हमने गिरा दिया। रूस के दावे की अगर हम बात करें तो 19 कमांड पोस्ट बर्बाद कर दिए। रूस ये दावा कर रहा है। रशिया का दावा है कि 19 कमांड पोस्ट हमने बर्बाद कर दिए। यूक्रेन के 87 टैंक हमने तबाह किए। जब मिलिट्री घुसी रूस की तो वहां पर टैंक जो थे उसे बड़े पैमाने पर तबाह किया गया। 821 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया गया। दरअसल मिसाइल हमला किया गया तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मिलिट्री उस पर गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की।
यूक्रेन के 7 एयरक्राफ्ट भी गिराने का दावा रूस करता है। यूक्रेन के 48 रडार स्टेशन को तबाह कर दिया, और रडार स्टेशन को तबाह करने का मतलब यह है कि आपके जो एयरक्राफ्ट हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। जब अगर आपने रडार सिस्टम को खत्म कर दिया किसी देश का, तो आपके जो एयरक्राफ्ट हैं उसका पता लगाना, उसको मार गिराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल यूक्रेन छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी एयर इंडिया के 4 विमान भारतीयों को वापस लेकर लौटे। कुल मिलाकर के 4 विमानों की वापसी हुई। मिशन गंगा के तहत अब तक 900 से ज्यादा छात्रों को घर लाया जा चुका है, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि हजारों छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। अपने घर के पास आ गए, पापा के पास आ गए हो, सब और कुछ क्या? एकदम मजे से सब कुछ हो गया। नाम बता दो। अच्छा डोंट ट्राई एक मिनट, रो नहीं मास्क नहीं जगह लो। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। मुश्किल हालात में यूक्रेन से लौटे इन भारतीय छात्रों की खुशी देखते ही बन रही है। जब तक यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी, तब तक इनकी सांस अटकी रही। चारों ओर से धमाके की आवाज, आसमान से जारी गोलाबारी के बीच इन छात्रों का ऑपरेशन गंगा के तहत रेस्क्यू किया गया। शनिवार रात जब पूरा देश नींद के आगोश में था, तब यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट के जरिए 250 छात्रों को वापस लाया जा रहा था। देर रात करीब 3 बजे विमान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, जिनकी घर वापसी के मौके पर स्वागत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से मौजूद थे। जैसे ही विमान ने लैंडिंग की, ज्योतिरादित्य सिंधिया विमान के अंदर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. जय हिंद। एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया की सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. जय हिंद। ऑपरेशन गंगा के तहत शुरुआती 4 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए 900 से ज्यादा छात्रों को सकुशल भारत लाया गया। पहली फ्लाइट में 219 भारतीय छात्र लौटे थे, जबकि दूसरी फ्लाइट में 250 छात्रों को लेकर स्पेशल विमान दिल्ली लौटा। इसके अलावा एक और स्पेशल फ्लाइट से 240 छात्रों की यूक्रेन से वापसी हुई, और चौथी स्पेशल फ्लाइट से 198 छात्रों को भारत ले आया गया। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए भारत के 18,000 से ज्यादा छात्र रूस के हमले के बाद वहां फंस गए हैं। कुछ छात्रों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की संख्या हजारों में है। वो बहुत कठिन हालात में जिंदगी बसर करने को मजबूर है। तो हम सब यही अपील करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, और हमारे सारे स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्लीज हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की हालत बहुत खराब है, वो बहुत पैनिक और ट्रॉमा में हैं। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। ऑपरेशन गंगा के जरिए हर भारतीय को यूक्रेन से सकुशल वापस लाने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के जरिए भारतीयों से संपर्क किया जा रहा है। उनका डेटा इकट्ठा करके रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन इस बीच अभी तक बहुत से भारतीय ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो सका है। यूक्रेन युद्ध की मार झेल रहा है। समझ आ सकता है कि हमले की वजह से यूक्रेन की संचार प्रणाली काफी हद तक बिगड़ गई है, और उसकी वजह से ही
भारतीय दूतावास को भारतीयों से संपर्क साधने में दिक्कत हो रही है। लेकिन हालात चाहे जो हो, यूक्रेन में फंसे बच्चों को घर वापस लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एम्बेसी को कॉल्स कर रहे हैं, एम्बेसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं। भारतीय छात्रों की घर वापसी के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा तो चला रही है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भी विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क कर रहा है। सरकार की कोशिश है कि जब तक बच्चों की घर वापसी न हो, तब तक किसी भी भारतीय को कोई दिक्कत न हो। यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भारतीय छात्रों की लगातार घर वापसी भी हो रही है। जितने भी भारतीयों से अभी तक इंडियन एम्बेसी का संपर्क नहीं हो पाया है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जरूरत है धैर्य की। सर, मैं गुस्सा क्यों ना करूं? मैं अभी मेरी जान जाने वाली है, मैं गुस्सा भी ना करूं, मैं क्या करूं फिर? कीव तो अंडर अटैक है, अभी हमको गोलियां सुनाई दे रही। क्या कर रही हो सर आप उधर बैठ के? क्योंकि मुश्किल वक्त में हौसला ही आपको अंदर से मजबूत बनाता है, जिसके दम पर कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को मात दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त यूक्रेन पर है। यूक्रेन की जनता की सलामती की दुआ मांगी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रति सभी की सहानुभूति भी नजर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन के साथ आज दुनिया के बहुत सारे देश खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज यूक्रेन जिन मुश्किलों में फंसा है, उनके पीछे राष्ट्रपति जेलेंस्की के कुछ फैसले भी हैं। वो कौन कौन से फैसले हैं जिसकी वजह से जेलेंस्की सवालों में हैं? देखिए खास रिपोर्ट। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति। आज सारी दुनिया की नजर इन पर है। आज सारी दुनिया की सहानुभूति ज़ेलेंस्की के साथ है। जिस तरह की भयावह तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं, सारी दुनिया यूक्रेन के भविष्य को लेकर चिंतित है। सारी दुनिया यूक्रेन की जनता के लिए चिंतित है। लगातार यूक्रेन के लोगों की सलामती के लिए दुआएं कर रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ी उम्मीद अमेरिका से थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा उम्मीद नाटो देशों से थी, लेकिन इस महासंकट की घड़ी में अमेरिका बस आर्थिक प्रतिबंधों का प्रस्ताव सामने रखता है। बहुत हालात बिगड़े तो अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को देश से बाहर निकलने तक का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन रूस के खतरनाक तेवर के सामने अमेरिका भी सीधे सैन्य संघर्ष के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उधर नाटो के यूरोपियन देशों ने तो ज़ेलेंस्की को साफ जता दिया, सब के सब रूस से डरते हैं। Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. Ми не боїмось нічого. Не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Ми не боїмось говорити про все. Про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх
дадуть. यूरोपीय देशों ने निराश किया तो ज़ेलेंस्की फिर यूक्रेन की जनता के सामने आए. यूरोपीय देशों ने नाटो में शामिल करने से टालम मटोल किया तो फिर ज़ेलेंस्की दुनिया के सामने आए. बाकायदा वीडियो जारी कर अपना हाल सबको बता दिया. खुद को रूसी सेना का टारगेट नंबर 1 भी बता दिया. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. यूक्रेन के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. राजधानी कीव समेत यूक्रेन के तकरीबन सारे शहर रूसी सेना के निशाने पर है. यूक्रेन के हर कोने में रूसी सेना बम बरसा रही है. लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों, मेट्रो स्टेशनों में शरण ले रहे हैं. यूक्रेन से सामने आ रही हैं ऐसी तस्वीरें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के प्रति सहानुभूति के साथ साथ कुछ सवाल भी खड़े कर रही हैं. दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत को उकसाने की क्या जरूरत थी? शक्तिशाली देश रूस से सीधी सैन्य टक्कर लेने की क्या जरूरत थी? राष्ट्रपति पुतिन के अड़ियल रवैये के बारे में सारी दुनिया को पता है. फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? सवाल तो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के व्यक्तित्व को लेकर भी उठने लगे हैं. सवाल तो अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के फैसलों को लेकर भी उठने लगे हैं. यूक्रेन के सैन्य समर्थन को समझते हुए रूस से सीधी टक्कर क्यों? यूरोपीय देशों की दोस्ती को यूक्रेन ने जरूरत से ज्यादा महत्व क्यों दिया? नाटो में शामिल होने के लिए मिल रहे झूठे आश्वासनों पर ज्यादा भरोसा क्यों दिया? आज की परिस्थितियां बता रही हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तमाम आकलन करीब करीब गलत साबित हो चुके हैं. अमेरिका और नाटो देशों से उनकी उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी हैं. ऐसे वक्त में यूक्रेन की राजनीतिक मामलों की जानकारी अन्ना कोरबेटू की बात जरूर सुननी चाहिए, जो उन्होंने एक कॉमेडियन कलाकार रहे ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने के बाद कही थी. It's going to be super tough for him because he has the external front to fight on against Russia, which is a very dangerous opponent. He has the internal front to fight against the oligarchs, the vested interests. The promises he rallied on and the criticism he rallied on have set a very high bar of expectations for him. आज कोरबूट की ये भविष्यवाणी सही साबित हो रही है. यूक्रेन आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है. सिल्वर स्क्रीन से सीधे सियासत में आए ज़ेलेंस्की सहानुभूति के साथ साथ सवालों के घेरे में है. ऐसा माना जाने लगा है कि बिना किसी राजनीतिक अनुभव के सीधे राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचकर उनके राजनीतिक अपरिपक्वता को सामने रखता है. ज़ेलेंस्की की जिंदगी के 2 बेहद महत्वपूर्ण पक्ष हैं. एक, जब उन्होंने रियल लाइफ में अपने सबसे हिट राष्ट्रपति के किरदार को निभाया, और दूसरा, जब वे सच में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए. साल 2019 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की करीब 70% वोट लेकर लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति बने. अचानक से इस लेवल तक पहुंचने में सबसे कारगर रही उनकी सबसे हिट सीरीज सर्वेंट ऑफ पीपल, जिसके साल 2018 तक लगातार आए सीरियल ने एक कॉमेडी कलाकार को 41 की उम्र में यूक्रेन का राष्ट्रपति बना दिया. इस सीरीज में ज़ेलेंस्की हाई स्कूल के एक हिस्ट्री के टीचर का रोल अदा कर रहे हैं, तो परिस्थितिवश देश का राष्ट्रपति बन जाते हैं. रियल लाइफ वाले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब रियल में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं. लोगों के प्यार और भरोसे ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया. अब ये ज़ेलेंस्की की जिम्मेदारी है उस भरोसे को बनाए रखते हुए
यूक्रेन की जनता को सुरक्षित और सम्मानित जिंदगी देने की अपनी कोशिश जारी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब आपको रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इमेज दुनिया के मंच पर एक ऐसे नेता की है जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन उनका यही अंदाज बहुत से लोगों को पसंद भी है। कभी उनका यह अंदाज उनके फैंस में इजाफा करता है तो कभी यही अंदाज उनके लिए मुश्किलों का सबब भी बन जाता है। Like 50 years ago, the streets in Leningrad called me one thing: if a fight is inevitable, you should strike first, hit first. साल 2015 में व्लादिमीर पुतिन ने जब अपनी जिंदगी के इस अहम और खास फलसफे को सार्वजनिक किया, जब उन्होंने पूरी शिद्दत से इसे आत्मसात कर लिया, तब से लेकर आज तक पुतिन अपने उस पुख्ता विचार के साथ दुनिया के सामने मजबूरी के साथ खड़े हैं। व्लादिमीर पुतिन इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। वजह है अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की चेतावनियों और दबाव के बावजूद पुतिन झुकने को तैयार नहीं। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे महाशक्तिशाली सामने हैं, तो दूसरी ओर अकेले पुतिन। ये पहली बार नहीं है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े हैं, बल्कि पुतिन पूरी दुनिया में अपने इसी मिजाज के लिए मशहूर है। कुछ लोग पुतिन के इस स्टाइल के फैन हैं, तो बहुत लोग पुतिन को अड़ियल और सनकी मानते हैं। एक तरफ पुतिन के दोस्तों को उनमें एक योद्धा और देशभक्त नजर आता है, तो कुछ को उनमें क्रूर तानाशाह नजर आता है। पुतिन के कई फैसले ऐसे हैं, जब भी इनका जिक्र किया जाएगा तो लगेगा कि पुतिन भले ही देशभक्त हों, मगर इतिहास जब भी पुतिन के दौर और रूसी लोकतंत्र का आकलन करेगा तो समझेगा कि तानाशाही के दौर में कोई संस्था लोकतांत्रिक कैसे रह सकती है। पिछले 20 साल में पुतिन ने कैसे खत्म कर डाला विपक्ष। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक इतिहास पर गौर डालें तो उन्होंने पिछले 2 दशकों में रूस में विपक्ष को लगभग खत्म कर दिया है। जोसेफ स्टैनली के बाद देश पर सबसे लंबे वक्त तक एकमात्र राज करने वाले शासक बनने का रास्ता भी उन्होंने तलाश लिया। रूस में हर 6 साल के अंतराल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। साल 2018 में पुतिन चौथी बार इस पद पर चुने गए। इसका कार्यकाल 2024 तक का था, लेकिन एक खास संविधान संशोधन बेहद नाटकीय अंदाज में कर पुतिन ने 2036 तक सत्ता में रहने का रास्ता साफ कर दिया। मौजूदा हालात बता रहे हैं कि आने वाले समय में पुतिन जोसेफ स्टैनली से भी ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता बन जाएंगे। साल 2015 में पुतिन के कट्टर विरोधी और रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री बोरिस नेमत्सोव की भी मॉस्को में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरिस का मानना था कि क्रिमिया का विलय पुतिन का एक तरफा फैसला था, जो पुतिन ने निजी स्वार्थ में किया। वो इसे लेकर कुछ खुलासा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। रूस में विपक्ष नाम मात्र का ही है, तो मीडिया पर पुतिन की जबरदस्त पकड़ है। 2 दशक लंबे उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी जीत कही जाती है फरवरी 2014 में पड़ोसी देश यूक्रेन के हिस्से वाले क्रीमिया पर कब्जा करना। पूरी दुनिया उन्हें रोक नहीं पाई। पश्चिम के लिए ये बड़ा झटका था। उसके बाद रूस ने पश्चिमी देशों की पाबंदियां भी झेली, मगर फिर भी पुतिन कमजोर नहीं पड़े। 18 मार्च 2014 को रूस ने क्रीमिया को औपचारिक तौर पर मिला लिया। उस समय पुतिन ने कहा, यूक्रेन में चल रहे राजनीतिक संकट में वहां रह रहे रूसी मूल के लोगों को तबाह कर दिया। क्रीमिया में रूसी हस्तक्षेप नहीं हुआ है, और क्योंकि इतिहास में अब तक हस्तक्षेप बिना गोली चलाए और बिना किसी के हत्या के संभव नहीं हुआ है।
वहीं पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्षी नेता एलकेसी नवलिन ने पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव की अकूत संपत्ति का खुलासा किया था, जिसके चलते नवलिन रूसी युवाओं में खासे पसंद भी किए जा रहे थे। लेकिन एक पुराने मामले में दोषी ठहरा दिए गए और राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आरोप है कि रूसी राजनीति से ठिकाने लगाने के लिए अगस्त 2019 में साइबेरिया से मॉस्को लौटते हुए नवलिन को विमान में चाय में मिलाकर खतरनाक जहर दे दिया गया। उसको पीते ही उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो अचानक बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें कहीं के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 जनवरी 2021 को जर्मनी से इलाज कराकर मॉस्को लौटे एलकेसी नवलिन को रूसी सरकार ने पेरोल नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जेल में डाल दिया। तब से अब तक नवलिन जेल में ही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के फैसले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड में लोग रूसी हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पुतिन के खिलाफ उनके अपने देश में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस की बड़ी हस्तियां और मीडिया का कहना है कि इस युद्ध की शुरुआत कर रूस ने खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया, मगर पुतिन अपने चिरपरिचित अंदाज में शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया और अब पार्टियां जो है 6ठे और 7वें चरण की तैयारियों में जुट गई हैं। 5वें चरण में 61 सीटों पर मतदान हुआ। यूपी में अब तक कुल 292 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और अब चुनाव अंतिम 2 चरणों में पहुंच गया है। यूपी की लड़ाई पूर्वांचल में पहुंच गई है और राजनीतिक पार्टियां अब वहां अपनी अपनी जातियां और जातिगत कोटियां फिट करने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 5 चरणों का रण थम चुका है और अब तैयारी अंतिम 2 चरणों की है। यूपी चुनाव के आखिरी 2 चरण दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुके हैं। राजनीतिक दलों के बीच जारी जुबानी जंग के साथ ही साथ लुभावने वादों का दौर भी जारी है। मतदाता उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर पर पूर्वांचल में जहां अति पिछड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। पश्चिमी यूपी के साथ शुरू हुआ विधानसभा चुनाव रुहेलखंड से होते हुए अवध तक पहुंचा और 5 चरणों का मतदान पूरा हुआ। 5 चरण में अब तक 292 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब अंतिम 2 चरणों में बची 111 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता की दशा और दिशा का फैसला अब पूर्वांचल के सियासी संग्राम से तय होना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में 58 सीटों पर हुई वोटिंग। दूसरे चरण में 55 सीटों पर हुए मतदान। तीसरे चरण में 59 सीटों पर हुई वोटिंग। चौथे चरण में 59 सीटों पर हुए चुनाव। 5वें चरण में 61 सीटों पर हुए मतदान। छठे चरण में 57 सीटों पर होगी वोटिंग। 7वें चरण में 54 सीटों पर होगी लड़ाई। 5वें चरण में ही चुनाव पूर्वांचल में प्रवेश कर गया। अब तक के 5 चरणों में हिंदू मुस्लिम कार्ड पर चुनाव चला और अपनी अपनी जातीय गोटियां फिट की गई। लेकिन अब प्रचार प्रसार में विशुद्ध रूप से राम मंदिर, हिंदू अस्मिता और अगड़े पिछड़े जैसे मुद्दे चलेंगे। ब्राह्मण वोट की अहमियत दिखेगी और क्षत्रिय, निषाद, राजभर, कुर्मी और मौर्य जैसी जातियां आगामी चरणों के नतीजे तय करेंगी। समझ गए होंगे ना? और समझ भी बनाता है और माफियाओं के ऊपर भी चढ़ता है। सबने कहा बुलडोजर का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं हम लोग। आप सहमत है ना? चलना चाहिए ना?
चलना चाहिए, लेकिन चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए, दमदार सरकार। और दमदार सरकार के लिए गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह को भारी मतों से विजयी बनाना होगा। और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के नेता। एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बताओ, ये बीजेपी की हालत हो गई, ये डबल इंजन की हालत हो गई। ये डबल इंजन की हालत इसलिए हुई है क्योंकि जनता समझ गई है, इसीलिए इनकी झूठ की पटरियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ खड़ी हुई है। अंतिम 2 चरणों की चुनाव में कड़े मुकाबले के आसार हैं, क्योंकि ज्यादातर सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। खास बात यह है कि चुनाव से स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से गायब हैं। राजनीतिक दल भी इससे परहेज कर रहे हैं। कोई राष्ट्रवाद, कोई आतंकवाद के जरिए पूर्वांचल फतह की तैयारी में है, तो कोई जातिगत जनगणना, आवारा पशुओं को ढाल बनाकर कुर्सी हासिल करना चाहता है। विपक्ष जातीय समीकरणों को भुनाने में लगा है, तो बीजेपी राष्ट्रवाद और आतंकवाद के जरिए पिछला प्रदर्शन दोहराना चाहती है। लेकिन किसी भी दल की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसका दांव सफल होता है और कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।